कुंडली में जो है व्यक्ति के ग्रोथ के योग होने के साथ साथ जो है डिमोशन के भी योग हो सकते हैं, या अपने पद से नीचे गिरने के योग हो सकते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं अवनति के योग। एक होती है ग्रोथ और एक होता है फॉल करना, अपने मतलब जो भी उसका प्रोफेशन है उससे नीचे आ जाना, अवनति हो जाना, नीचे आ जाना, दोनों हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति में अगर अवनति के योग है तो उन्नति नहीं करेगा, अगर उन्नति के योग है तो उन्नति करेगा, और अगर अवनति के योग है तो वो अवनति करेगा, और अगर दोनों योग है तो वो दोनों करेगा। वो सब डिपेंड करता है कि दशाएं किस प्रकार की चल रही है। दशाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। व्यक्ति में जो समय समय पर जो इवेंट होते हैं उसमें दशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और दशा के साथ साथ ट्रांजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अकेले दशा और अकेले ट्रांजिट कुछ नहीं कर पाते, दशा के साथ ट्रांजिट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो काफी बात इस पे कर ली थी हमने। अब यहाँ पर आज हम लोग उन्नति की बात तो कर चुके हैं, प्रोग्रेस की बात कर चुके हैं, ग्रोथ की बात कर चुके हैं। अब वो अपने नीचे जो अपने पद से आता है या कुछ भी उसके व्यापार में या उसकी जॉब में जो समस्याएं आती हैं तो वो क्यों आती हैं, तो उसके लिए हम लोग कुछ योग देखते हैं। सबसे पहले कुंडली में योग देखते हैं, जन्म कुंडली में यानी D1 चार्ट में ये योग देखते हैं क्या कि दशम भाव का जो लॉर्ड है वो त्रिक यानी कि 6ठे 8वें 12वें के में चला जाए या दृष्टि होना। ये मतलब यानी जो 10वें भाव का लॉर्ड है अगर वो आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली की बात चल रही है D1 चार्ट, अगर 10वें भाव का लॉर्ड जन्म कुंडली के 6ठे 8वें 12वें में आ जाए या 6ठे 8वें 12वें के द्वारा वो दृष्ट कर दिया जाए, 6ठे 8वें 12वें के द्वारा वो दृष्ट कर लिया जाए, तो एक ये क्या होता है कि व्यक्ति अपने जो भी उसका व्यापार है, जो भी उसकी जॉब है, उसमें वो नीचे गिरता है, उसमें डाउनफॉल आता है। तो पहला योग। दूसरा, जो पहला हमने बताया कि दसम भाव में 6ठे 8वें 12वें के लॉर्ड चले जाएं या 6ठे 8वें 12वें के लॉर्ड के द्वारा दसम भाव देखा जाए। दूसरा योग है कि दशमेश खुद ही 6ठे 8वें 12वें में आ जाए। पहला क्या हो सकता है कि दसम भाव में खुद 6ठे 8वें 12वें के लॉर्ड चले जाएं या 6ठे 8वें 12वें के लॉर्ड के द्वारा दसम भाव देखा जाए। ये दोनों बातें समझ में आ गई हम। तीसरा है कि दशमेश खुद ही 6ठे 8वें 12वें में आ जाए, 6ठे 8वें 12वें में आ जाए, तभी व्यक्ति का डाउनफॉल हो सकता है। चौथा योग है दशमेश 6ठे 8वें 12वें भाव के साथ कंजंक्शन में आ जाए, क्लोज कंजंक्शन, या उसके द्वारा दृष्ट कर लिया जाए। देखिए यहाँ पे ना दृष्टि में भी आपको ना क्लोज कंजंक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बृहस्पति यहाँ पे, बृहस्पति मान लीजिए 6ठे हाउस के लॉर्ड और 10वें हाउस के लॉर्ड कोई भी प्लैनेट हो, 10वें हाउस के लॉर्ड कोई भी प्लैनेट हो, अगर बृहस्पति 4 डिग्री पे है और 10वें हाउस के लॉर्ड भी अगर ±5 डिग्री पर है, तो बृहस्पति अगर उस प्लैनेट को देखते हैं और वो प्लैनेट बृहस्पति को देखता है तो ये जो है ये दृष्टि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मान लिया कि 10वें भाव का लॉर्ड कोई भी प्लैनेट हो, चलिए शुक्र ही ले लिया, अतिरिक्त भाव में कोई दूसरा प्लैनेट है, अतिरिक्त भाव का कोई भी लॉर्ड हमने उठा लिया, मान लीजिए चलिए बृहस्पति उठा लिया। अब बृहस्पति अगर 20 डिग्री के हैं और शुक्र मान लीजिए 22 डिग्री का है और ये दोनों प्लैनेट आमने सामने हैं, दृष्टि द्वारा देख रहे हैं, तो ये दृष्टि भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हमारी बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? जी, कोई भी ग्रह त्रिक भाव में हो और वह अगर देखता है और डिग्री मिला जुला के दोनों का सेम हो दसम भाव में, नहीं कोई भी भाव नहीं,
कोई भी भाव नहीं हो सकता ना। हमने बोला कि दशमेश जी पहले बोला दसम भाव में छठे आठवें बारहवें के लॉर्ड हो जाए, जी या छठे आठवें बारहवें के साथ छठे आठवें बारहवें का जो लॉर्ड है वो दसम भाव को देख ले। जी तीसरा हमने कहा कि दशमेश खुद छठे आठवें बारहवें के साथ छठे आठवें बारहवें में आ जाए। जी कुंडली है गुरुजी इसी में। और चौथा हमने बताया जी कि दशमेश छठे आठवें बारहवें के लॉर्ड के साथ कंजंक्शन कर ले, या फिर क्या कर ले, या उनके साथ दृष्टि संबंध कर ले। तो जैसे हमने कंजंक्शन में आपको क्या क्लोज कंजंक्शन की बात बताई है कि कोई भी प्लान कंजंक्शन जब तभी अच्छा माना जाता है, अब वो अच्छा हो या बुरा हो एक अलग बात हो गई, कि जब दो प्लेनेट की डिग्री आपस में +-5 हो तो ही वो कंजंक्शन परिणाम देगा। अब कैसा, अगर अच्छे प्लेनेट का कंजंक्शन है, अच्छे हाउस से रिलेटेड प्लेनेट का कंजंक्शन है तो अच्छे परिणाम देगा, जी और अगर बुरे हाउस के प्लेनेट का कंजंक्शन है तो बुरे परिणाम देगा। जैसे यहाँ पर जो कंजंक्शन की बात हो रही है वो दशमेश का छठे आठवें बारहवें के साथ के लॉर्ड के साथ कंजंक्शन की बात हो रही है। तो दशमेश का छठे आठवें बारहवें के लॉर्ड के साथ जो कंजंक्शन की बात हो रही है, तो कंजंक्शन यहाँ पर भी वही दिया जाएगा कि जितने मतलब जो दो प्लैनेट कंजंक्ट करे वो +-5 डिग्री पर कंजंक्ट करे तो वो क्लोज कंजंक्शन ज्यादा अफेक्ट करेगा। अब मान लीजिए कंजंक्शन में +-5 डिग्री से दूर चले गए, 15 डिग्री का डिफरेंस है, 20 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये भी तो है तो कंजंक्शन, लेकिन इतना ये पावरफुल कंजंक्शन नहीं माना जाएगा। इतना ये पावरफुल कंजंक्शन नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात नहीं। दूसरा ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर दृष्टि संबंध बने, क्या बने, दृष्टि संबंध, तो दृष्टि संबंध में भी क्या होगा, यही क्लोज का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना चाहिए, क्लोज का कॉन्सेप्ट ही लगाना चाहिए। जैसे अगर इसको हम समझाएं, जैसे गुरुजी मान लिया जाए कि दशमेश का हो जैसे 10 डिग्री और छठे आठवें बारहवें के जो भी स्वामी हो जिनकी दृष्टि पर है उनकी भी लगभग 8, जैसे 8 उसकी है तो इसकी 13 हो, 13 या 7 मतलब 3 हो, ऐसा होगा क्लोज कंजंक्शन दोनों का। जैसे मान लिया हमने कोई भी एक कुंडली उठा ली, पहले तुला लग्न की कुंडली ले लेते हैं। अब यहाँ पे छठे आठवें बारहवें के लॉर्ड कौन है, 6th हाउस के लॉर्ड हो गए गुरु, हो गए गुरु, शुक्र, बुध। 8th हाउस के लॉर्ड हो गए शुक्र हो गए, और 12th हाउस के लॉर्ड हो गए बुध, और 10th हाउस के लॉर्ड है चंद्र। ठीक है, हमने बताया कि जैसे ये चंद्रमा हमने उठाया तो चंद्रमा या तो यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, तो क्या होगा कि दशमेश छठे आठवें बारहवें में चला गया। दूसरा कि या तो शुक्र 10वें भाव में बैठ जाए या तो बृहस्पति 10वें भाव में बैठ जाए या तो बुध इस कुंडली के अनुसार 10वें भाव में बैठ जाए। तीसरा बताया कि इनके लॉर्ड की दृष्टि 10वें हाउस पर आ जाए, ये मतलब कहीं से भी ये दृष्टि जो है 10वें हाउस पे आ जाए तो भी ये डाउनफॉल करवाएगी। ठीक है, अगला हमने बताया कि मान लीजिए 10th हाउस का जो लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड या तो 12वें या तो छठे या 8वें के साथ कहीं कंजंक्शन में आ जाए, तो कंजंक्शन में मान लिया हमने लिया यहाँ पर कि चलिए चंद्रमा शुक्र के साथ आ गए, कंजंक्शन में आए। अब चंद्रमा की डिग्री हमने कहा मान लीजिए 8 है और शुक्र की डिग्री मान लिया हमने 25 है, तो ये क्लोज कंजंक्शन नहीं है, क्लोज कंजंक्शन नहीं है, इसलिए ये फल
मतलब मिलेगा तो, यानी कि चंद्रमा का 8वें के साथ कनेक्शन तो हो गया, 10वें का 8वें के साथ, बट पावरफुल कनेक्शन में नहीं आएगा, ये वीक हो जाएगा, पावरफुल कनेक्शन नहीं है। गुरु जी पावरफुल यहाँ कनेक्शन लगने नहीं का है। महत्व नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जो यहीं पर मान लिया हमने कि चंद्रमा 8 ही रखा और 25 और शुक्र को यहाँ पर हमने गुरु जी यहाँ लगने 12 का डिग्री महत्व नहीं कर दिया। मिलेगा। एक मिनट चुप रहिए, बीच में बोलिए नहीं। तो मान लीजिए चंद्रमा 8 डिग्री हो गया और ये यहाँ पर 12 डिग्री हो गया, ये आपका क्लोज कंजंक्शन। ये पावरफुल कंजंक्शन, ये ज्यादा डैमेज करेगा, पावरफुल कंजंक्शन है और ये ज्यादा डैमेज करेगा, ये ज्यादा नुकसान करेगा। ये कम डैमेज करेगा ये वाला, अगर ये वाला कंजंक्शन है। कौन सा? ये वाला चंद्रमा और ये डिग्री वाला, ये कम डैमेज करेगा। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? ये अब यहां हमने बताया, मान लीजिए कि शुक्र यहां पर आ गए और चंद्रमा यहां पर आ गए। अब यहाँ पे जो शुक्र आए हैं, वो जो ब्लू लाइन से मैंने दिखाया है, यहाँ पे चंद्रमा 8 डिग्री के हैं और शुक्र यहाँ पर 25 डिग्री के। तो जब ये दोनों एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं, जब ये दोनों एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो अब ये दृष्टि इतनी पावरफुल नहीं है, क्योंकि इनका जो कंजंक्शन है उनमें 5 डिग्री से ज्यादा कंजंक्शन हुआ है। लेकिन अगर यही चंद्रमा 8 डिग्री के ही होते और शुक्र यहां मान लीजिए 13 डिग्री के हो जाते, और अब ये अगर एक दूसरे को कंजंक्ट करेंगे, अब अगर ये एक दूसरे को देखेंगे, सॉरी कंजंक्ट नहीं, देखेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, तो अब ये ज्यादा डैमेज करेंगे। ये बात हम बता रहे हैं। जिस प्रकार से कंजंक्शन में हम लोग ±5 डिग्री लेते हैं कंजंक्शन में, उसी प्रकार से दृष्टि में भी ±5 डिग्री का दृष्टि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात ऐसा ही गुरुजी यहाँ पर ये -8 लिखा है, -30 लिखा है या डैश लिखा है? कहाँ पे? ये चंद्रमा -8 डिग्री है, शुक्र -13 डिग्री। भाई आगे वो डिग्री का अर्थ नहीं है। डिग्री लिखिए, चंद्रमा 8 डिग्री, शुक्र 13 डिग्री। गुरुजी गोचर की डिग्री ली जाएगी क्या? नहीं नहीं, गोचर की नहीं ली, गोचर बाद में। गुरुजी ऐसा कुंडली मेरे है गुरुजी, आप जो बता रहे हो ना, ऐसा वाला योग मेरे कुंडली में लगा हुआ है। तो ऐसा वाला लगा हुआ कुंडली में तो फिर वो ज्यादा नुकसान है। हाँ, इसमें डिग्री कम है, मतलब डिग्री कम है इसका। थोड़ा आवाज तेज बोलिए, क्या बोले? गुरुजी हमेशा नुकसान होगा कि कुछ गोचर? मैंने अभी आप पहली बात बोली, तो अगर कुंडली में उन्नति के योग है तो उन्नति होगी, अवनति के योग है तो अवनति होगी। कुंडली के अंदर दोनों योग है तो दोनों होगी, दशाओं पे निर्भर करती। हाँ, हम ये बोल रहे हैं गुरुजी, इसमें डिग्री का फर्क है बस। है डिग्री का फर्क है, मतलब उतना क्लोज फर्क नहीं, महत्व ज्यादा है डिग्री का। अगर उतना क्लोज कंजंक्शन नहीं है तो फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जितना फर्क पड़ना चाहिए उतना नहीं पड़ेगा। हाँ, मतलब ये योग लगा हुआ है, लेकिन डिग्री का अंतर है, इसमें बहुत अंतर है। वो हमेशा नहीं आपको देखने को मिलेगा, वो दशाएं होंगी। कौन से भी बताते हैं, कौन से? तो मैंने आपको बताया गुरुजी। हाँ, बोल रहे हैं गुरुजी कि मान लीजिए 6ठे 8वें और 12वें भाव में बैठे हुए अगर ग्रह की दृष्टि हो तो वह भी फल देगा ऐसा? हाँ जी। कहीं दूसरे जगह का हो, बैठा हुआ हो और दृष्टि कर रहा हो? नहीं नहीं, 6ठे 8वें 12वें लॉर्ड का लॉर्डशिप यहाँ देखिए। मान लीजिए कोई भी लग्नेश, जैसे मान लिया अब लग्नेश यहाँ पर, मान लीजिए ये क्या बता दो, बृहस्पति तो यहाँ पर हो जाएंगे। मतलब 6ठे 8वें 12वें भाव में अगर कोई बैठा प्लेनेट है और वो 6ठे 8वें 12वें का लॉर्ड नहीं है, तो ये यहाँ पे ये फल नहीं बताएगा। ये फल जो है 6ठे 8वें 12वें के लॉर्ड के साथ बताएगा। ये अगर 10th हाउस में 6ठे 8वें 12वें के लॉर्ड आ जाए, या 6ठे 8वें 12वें के लॉर्ड 10th हाउस को देख ले। अब देखिए, देखने में भी
क्या कॉन्सेप्ट लगता है देखने में भी कि यहां पर भी भाव मध्य और भाव शून्य लेना चाहिए। भाव मध्य बताया था हमने, जो आपकी क्या होगी, लग्न की डिग्री होगी, जो आपकी लग्न की डिग्री होगी वो भाव मध्य होगी ना। जी गुरुजी। वो भाव मध्य होगी। तो अगर मान लीजिए छठे, आठवें, 12वें का प्लेनेट आपकी लग्न डिग्री पर है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे बृहस्पति है गुरु, और मान लिया आपकी लग्न की डिग्री है, लग्न की डिग्री हो गई, मान लिया हमने, मान लिया 9 डिग्री है, और बृहस्पति यहाँ पे मान लीजिए 12 डिग्री के बैठे। अब ये जो बृहस्पति है अपनी पंचम दृष्टि से क्या करेंगे, 10वें भाव को देखेंगे। अब ये ज्यादा डैमेज करेंगे क्योंकि ये भाव मध्य हो गए। जी। और जो लग्न की डिग्री होती है, लग्न की डिग्री होती है, वही प्रत्येक भाव का भाव मध्य होगा, मतलब उस भाव मध्य होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्न की जो डिग्री है वही प्रत्येक भाव का भाव मध्य होगा। मतलब अगर हमें मान लीजिए बताना है कि 10वें भाव का भाव मध्य क्या है, तो जो लग्न की डिग्री है, अब उस लग्न की डिग्री पर कोई प्लेनेट बैठा है और उसकी एस्पेक्ट 10वें भाव में, उसकी दृष्टि 10वें भाव में चली जाए या वो 10वें भाव में बैठ जाए, तो वह प्लेनेट 10वें भाव को ज्यादा अफेक्ट करेगी, प्रभावित करेगी। अब अगर वो 10वें भाव में बैठा प्लेनेट या 10वें भाव को देखने वाला प्लेनेट कहीं पर छठे, आठवें, 12वें का भी लॉर्ड है, तो आप समझिए वो 10वें भाव को ज्यादा डैमेज करे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? वो छठवें, आठवें, 12वें को ज्यादा डैमेज करेगा। ये है यहाँ पर पॉइंट। क्लियर? इतना समझ में आया नहीं है आपको? तो वही बोला कि दसम भाव में छठे, आठवें, 12वें के लॉर्ड आ जाए या क्या हो जाए, या उनकी दृष्टि हो जाए, या दशमेश खुद ही छठे, आठवें, 12वें में चला जाए, या दशमेश का छठे, आठवें, 12वें के साथ युति यानी कंजंक्शन या दृष्टि संबंध हो जाए, तो ये सब डाउनफॉल के योग हैं, डाउनफॉल के योग हैं। समझ में आ गया? और अगर मान लीजिए एक से ज्यादा चीजें दिख रही हैं आपको, मतलब जैसे जो मैंने योग बताया, अगर एक है, जितने ज्यादा योग आ रहे हैं तो उतना ही ज्यादा डाउनफॉल होगा, यानी उतना ही ज्यादा कष्ट होगा। जितने ज्यादा योग होंगे उतने ज्यादा कष्ट होंगे। क्लियर? जी गुरुजी। हाँ, अब देखिए, एक तो ये योग है, कुछ योग को कुंडली में दरिद्र योग भी कहते हैं। क्या है दरिद्र योग? में क्या बोलते हैं कुंडली में, ये दरिद्र योग भी कहते हैं इसको। इसमें कहा गया जो हमारा धन भाव और लाभ भाव है, धन भाव यानी सेकंड हाउस या लाभ भाव जो इच्छा पूर्ति का भाव है वो 11th हाउस। ठीक है, तो बोला गया कि अगर इनका संबंध छठे, आठवें, 12वें में से हो जाए, मतलब सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो आपका छठे, आठवें, 12वें के साथ हो जाए, या 11वें भाव का संबंध, 11वें भाव का लॉर्ड छठे, आठवें, 12वें में आ जाए। ठीक है, और आने के बाद उसका त्रिकोण भाव से संबंध ना हो, पता चला वो 8वें भाव में तो आ गया सूर्य, लेकिन वो त्रिकोण भाव बुध के साथ वो आ गया, तो बुध त्रिकोण भाव हो गया ना, अब यहां दरिद्र योग नहीं लगेगा।
बात समझ में आ गई? यानी कि धन भाव का जो लॉर्ड है, अगर वो छठे, आठवें, 12वें में चला जाए, धन भाव का लॉर्ड यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड छठे, 8वें, 12वें में चला जाए तो ये दरिद्र योग होगा। या दूसरे 11वें भाव का लॉर्ड 12वें, 8वें, छठे में आ जाए तो ये दरिद्र योग होगा। या 11वें भाव का लॉर्ड या दूसरे भाव का लॉर्ड छठे, 8वें, 12वें भाव से संबंध बना ले। कैसे संबंध? दृष्टि संबंध, युति संबंध, और उसमें भी वही जो मैंने अभी बात बताई, डिग्री का क्लोज कंजंक्शन हो, तो ये दरिद्र योग में आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? और वहां पे जाने के बाद वो त्रिकोण से संबंध ना बनाए। अब ये भाव के अनुसार फल देगा। जैसे मान लीजिए किसी का सेकंड हाउस का लॉर्ड छठे, 8वें, 12वें में चला गया, ठीक है, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 8वें में जाता है ना तो कष्ट तो देगा, लेकिन वहां पर आने से वो अपनी दृष्टि भी देगा, वो तो उतना उसको कष्ट नहीं मिलेगा। मिलेगा जरूर, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन इतना कष्ट नहीं मिलेगा उसको, लेकिन वो धन संचय नहीं कर पाएगा। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड छठे, 8वें, 12वें में आ जाए तो व्यक्ति धन संचय नहीं कर पाता। और अगर 11वें भाव का लॉर्ड छठे, 8वें, 12वें में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति धन कमा नहीं पाता, कहीं लाभ नहीं मिल पाता, नौकरी करेगा छोटी सैलरी की करेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जी लाभ नहीं मिल पाएगा। गुरु जी। दूसरे भाव का लॉर्ड अगर आता है छठे, 8वें, 12वें से संबंध बनाता है तो व्यक्ति को मतलब सेविंग करने में प्रॉब्लम करेगा। लेकिन 11वें हाउस का लॉर्ड अगर छठे, 8वें, 12वें से संबंध बनाता है तो क्या करेगा? रामलीला देख रहे हैं क्या कहीं? जी रामलीला एक साथ चल रही है, अच्छी बात। तो गुरु जी 11 भाव का गुरु जी स्वामी जो 6, 8, 12 हमारे तो गुरु जी माने द्वितीय भाव के भी स्वामी और एकादशेश भी द्वादश भाव में बैठे हैं। तो नुकसान तो करेंगे। तो उनका संबंध कहीं से बना हुआ है क्या? मतलब त्रिकोण से संबंध बन रहा है त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ? नहीं तो फिर नुकसान तो करेंगी। दूसरा भाव का स्वामी आपको सेविंग नहीं करने देगा और 11वें हाउस का लॉर्ड आपको जो है धन नहीं कमाने देगा, लाभ नहीं देगा। कोई काम करेंगे तो नुकसान की स्थितियां बन जाएंगी। लेकिन उच्च के हो जा रहे हैं चंद्रमा, द्वितीय भाव का स्वामी उच्च के हैं और एकादशेश मंगल। नहीं, वहां अब उच्च के हो गए तो थोड़ा दोष कम हो गया। अगर मान लीजिए छठे, 8वें, 12वें में चले गए और उच्च के हैं तो थोड़ा दोष कम हो जाएगा। देखिए दोष तो रहेगा, आप उसको मना नहीं करेंगे कि दोष नहीं है, लेकिन अब इतना दोष नहीं, पैसा जमा नहीं होता है। आज तक पैसा जमा नहीं हुआ हमसे 1 भी रुपया, इसीलिए नहीं होता है। गुरु जी ये तो दोनों योग हमारे में है। हाँ तो दोनों योग है तो इसीलिए काम में नुकसान हो जाना, बहुत नुकसान, पैसा खर्चा हो जाना, या जो भी पैसा आ रहा है अब 12वें में चला गया तो दूसरे हाउस का लॉर्ड 12वें में आ गया तो व्यक्ति का जो संचित धन है वो किसी भी काम के लिए लग जाता है। धनेश लाभेश बुद्ध ही है, 3 और 6 दूसरे और 11 में बैठे हैं। दूसरे का और 11वें का स्वामी बुद्ध है जो 12वें में बैठे हैं। हाँ तो खर्चे ज्यादा दिखाता है, लाभ खर्चा दिखाता है, लाभ से ज्यादा खर्चा होगा। जी गुरु, लाभ से ज्यादा खर्चा होगा, तो ये चीजें यहाँ दिखाता है। 11वें और अब मान लीजिए छठे दूसरे हाउस का लॉर्ड है और 11वें हाउस का लॉर्ड का छठे से कनेक्शन हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति का पैसा जो है कोर्ट कचहरी में या रोग में या लोन उतारने में जाएगा। चंद्रमा बैठे हैं शनि के राशि मकर में, छठे के भी लोन सधाते रहते हैं हम गुरु जी। हाँ तो इसीलिए उसमें जाएगा। अगर दूसरे और 11वें भाव का संबंध 8वें भाव से बना है तो व्यक्ति क्या करेगा कि उसका कष्टों में पैसा, मतलब कुछ अचानक कोई घटना घट गई और उसमें पैसा चला गया, कोई मर गया, क्योंकि 8वें भाव मरने का भी है, उसमें आपको पैसा देना पड़ा,
या कोई अचानक से आपके ऊपर कोई फाइन लग गया, गाड़ी चला रहे हैं, फाइन लग गया, पैसा निकल गया, ये सब चीजें यहाँ पर, या किसी प्रकार का कोई भी फाइन लग गया तो 8वें भाव का पैसा वहां चला जाता है। 12वें भाव में हॉस्पिटल में पैसा खर्चा कराएगा, फालतू के व्यय कराएगा, फालतू के व्यय कराएगा, वहां में पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब जिसका मान लीजिए 12वें भाव के साथ कनेक्शन हुआ पड़ा है, तो उसको तो समझ में आ गया कि उसका पैसा बचेगा तो नहीं, खर्चा होगा, तो वो क्या करे, करे ये कि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का होता है, तो वो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आरडी एफडी चालू कर ले, तो पैसा एक तो उसका जा भी रहा है, 12वां हाउस भी खुश है, और वो पैसा जो है उसको, उसका खर्चा भी हो रहा है और उसके पास है भी नहीं, और वो कभी उसको अचानक पैसा मिल जाएगा। अपने पास ना रख, अपने पास नहीं, उसी में लगा देना भाई। अगर 12वें से कनेक्शन, हाँ, वही। तो अब उपाय के तौर पे देखिए, हमने तो बहुत सारे, जो कल भी मैंने आपको बताया कि मैं ज्योतिष से गया, मैंने पर्चा दिखाया, देके रखा भी है। जहां ज्योतिष के पास होता क्या है ना, आप अगर किसी भी ज्योतिष के पास जाएं तो ज्योतिष उपाय कैसे देता है, वो ज्योतिष उपाय कैसे देता है, मान लीजिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, अब वो या तो अगर कर्मकांडी है, पूजा पाठ करने वाला है, तो वो ना कहेगा कि आप जाप करा लीजिए, हवन करा लीजिए, ये सब करा लीजिए, वो ये उपाय बताएगा। अगर वो जेम स्टोन या रुद्राक्ष ये बेचने वाला है, तो कहेगा आप इसका जेम स्टोन या रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। तो समझ वाली बात नहीं समझ। अब अगर मान लीजिए वो तांत्रिक है, वो तांत्रिक है, तो वो क्या कहेगा कि भाई आपको मैं ये तंत्र बता दे रहा हूँ, मंत्र बता दे रहा हूँ, या आप तंत्र करवा लो, मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि आपका खर्चा बंद करो, माइक को बंद करो भाई लोग, तो ये आपका खर्चा बंद हो जाएगा। तो अब बात आती, क्या ये उपाय ऐसे करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? हमारा मानना है ये तीनों ही उपाय ठीक है, गलत नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अब एस्ट्रोलॉजर है कोई भी, या तो वो क्या होगा, पंडित जी होंगे मंदिर के, तो वो क्या कहेंगे, जाप, जी गुरु जी, बिल्कुल। अनुष्ठान या हवन, कोई यज्ञ इत्यादि बताएंगे। अब मान लीजिए वो ये नहीं है, वो अपना जेम स्टोन का काम कर रहे हैं, रुद्राक्ष का काम कर रहे हैं, यंत्र बेच रहे हैं, तो वो ना उसका उपाय इनसे करवाते हैं। ठीक है, ये जेम स्टोन ले लो, रुद्राक्ष पहन लो, यंत्र बना लो, उससे करवाते हैं। तीसरा, भाई किसका ये माइक है वो बंद क्यों नहीं कर लेते? और घनश्याम जी बंद कर लो यार माइक, कितनी बार बोल चुके हैं गुरु जी। चलिए देखिए, तो तीसरा जो है, मान लीजिए कोई व्यक्ति तांत्रिक है या तंत्र करता है, तो उसका उपाय इनसे करवाने की कोशिश करता है। तो उपाय कौन से सही है? वैसे तो जो किताबों में बताए गए उसमें तत्व के अनुसार, एलिमेंट के अनुसार उपाय बताए गए कि अगर फायर में है तो हवन हवन कराइए, जी गुरु जी, बिल्कुल बताया था गुरु जी आपने ये। और अर्थ में है तो ये वाला उपाय ठीक है, और अगर क्या नाम है एयर में है तो पूजा पाठ या मंत्र का जाप करें, और अगर क्या नाम है वाटर में आता है तो दान दें। तो बात ये आती है, जी माइक बंद कर लीजिए। बात ये आती है कि तीनों उपाय सही है। हाँ, अगर आप इस तत्व को लगा के ये कर रहे हैं तो तीनों सही है, गलत नहीं। लेकिन एक और भी यहाँ पर उपाय की प्रक्रिया है जो ज्यादा अच्छी है। जी गुरु जी बताइए।
अब वो जिस हाउस को, उस हाउस को आप उस हाउस को यूज कर लीजिए, तो ये भी ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि भाई आपके पास जो कस्टमर आया है वो इसमें सेटिस्फाइड है, इस चीज में सेटिस्फाइड है, इस चीज में सेटिस्फाइड है, कि जो हाउस को यूज करने में सेटिस्फाइड। क्योंकि अल्टीमेटली गेम जो है वो तो सेटिस्फैक्शन का ही है, सेटिस्फैक्शन का है। अब मान लीजिए आप उसको मर जाप अनुष्ठान हवन करा रहे हैं, लेकिन वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है, या उसमें उसकी मतलब एनर्जी नहीं लग रही है, तो ये उपाय उसके लिए कभी फायदा नहीं करेगा। या कुछ लोग आते नहीं, हमें जेम स्टोन नहीं पहना, हम जाप हवन करा लेंगे, तो उनका जेम स्टोन की तरफ या रुद्राक्ष की तरफ ज्यादा झुकाव नहीं होगा, तो उसके पहनने से उसको कभी लाभ भी नहीं। तो जिस व्यक्ति का जैसा रुझान होता है, आस्था पे डिपेंड करता है गुरुजी इसका गलत, क्या जिसकी जैसी आस्था है वैसा ही फल मिलेगा। हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको ना फायदा भी मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको फायदा भी मिलता है। हाँ जी, भाव को जागृत कैसे करेंगे गुरुजी? उपाय में जो तो बताया, जागृत नहीं करना है, जागृत वगृत नहीं करना है, यूज करना है जी। जैसे अभी यहां पर बात आई कि दूसरे हाउस का लॉट और 11वें हाउस का लॉट 12वें में आ गया, तो 12वां क्या है, इन्वेस्टमेंट का भी ये तो है। तो अब उसको पता चल गया उसका पैसा अगर वो रखता है तो खर्चा हो जाएगा, तो वो क्या करे, तो वो इन्वेस्टमेंट कर ले। आजकल SIP वगैरह चले हुए हैं। हाँ, क्या आजकल SIP वगैरह चले हुए हैं, जो ये SIP चले हैं, FD चली है, RD चली है, म्यूचुअल फंड चला हुआ है, उसमें लगाया वो पैसा। फिर सारा वाला तो डूब गया गुरुजी। लेकिन अपना दिमाग यूज करके लगाइए, नहीं कि कोई भी ले ले, उसमें भाई अपना दिमाग जरूर यूज करे। अब पता चला किसी ऐसी जगह पैसा ना लगा दे जो फंस जाए। इन्वेस्टमेंट मतलब सोच समझ के करे, दिमाग लगा के करे। अब मान लीजिए कि दूसरे या 11वें हाउस का लॉर्ड 6ठे हाउस में बैठा हुआ है, दूसरे या 11वें हाउस का लॉर्ड 6ठे हाउस में बैठा हुआ है, तो क्या होगा, तो उसका पैसा कहाँ खर्चा होने वाला है, कोर्ट कचहरी वगैरह में जी। ये कोर्ट कचहरी में हमेशा थोड़ी ना खर्चा होगा। रोग, ऋण और शत्रु। हाँ, रोग, ऋण और शत्रु। रोग पे खर्च हो सकता है गुरु, शत्रु खा जाएंगे गुरुजी का पैसा। रोग हो गया, ऋण हो गया, शत्रु हो गया, उस पर उसका पैसा खर्चा होगा, तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए कि जो कभी कभी वो किसी दूसरे को लोन दे दे, उधार दे दे, खुद ही दे आए, या क्या करे कि जो रोगी है उनके लिए दवाई खरीद ले, या घर में ही कोई दवाई चलती हो किसी को तो खरीद के दे दे उसको। समझ में आया? अब आठवें में है तो क्या करें, 8वें भाव में है तो खुद ही अपने ऊपर फाइन लगवा ले छोटा मोटा। ये हो गया हाउस को बैलेंस करना। या देखिए जो 12th हाउस है ना और 8th हाउस है, ये तो आपको पता है गुप्त दान का है, तो ऐसा व्यक्ति गुप्त दान भी करेगा। दान हमेशा गुप्त ही होना चाहिए, ये नहीं कि दान दे रहे हैं और जो सेल्फी लेके फेसबुक पे डाल दे रहे हैं, तो आपका 12th और 8th हाउस जो है कभी बैलेंस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 12th और 8th हाउस गुप्त दान का होता है। अगर आपके दाहिने हाथ ने दान दिया तो आपके बाएं हाथ को ना पता चले, या आप दान देने के बाद 10 लोगों से गाना ना गाएं, गुप्त दान नहीं करें गुरुजी, जिक्र ना करें, आपको भी नहीं, आपकी जेब में पैसा पड़ा था 50, 100, 500, 200 जो पड़ा था वैसे जेब से निकाला, आपने उसको देखा भी नहीं और मंदिर की पेटी में डाल दिया, या जो बाहर जो भिखारी बैठे उनको दे दिया, ये कहलाता है गुप्त दान।
तो वो आप कर ले। अगर 12th और 8th का है तो इससे भी जो दरिद्र योग मैंने बताया कि दूसरे हाउस का लॉर्ड और 11वें हाउस का लॉर्ड जो 6ठे 8वें 12वें में बैठ करके इस प्रकार के दरिद्र योग बनाने की बात कह रही है किताब कि अगर क्या करता है तो उस प्रकार से ये बचा जा सकता है। लेकिन कितना बच पाएगा ये फिर उसी बात पे डिपेंड करेगा कि वो कितना जो योग है वो कितना नुकसानदायक है। ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा कि मान लीजिए 11वें हाउस का लॉर्ड आपके सूर्य है। अब मान लीजिए, चलिए कुंडली छोड़ देते हैं, कोई दूसरा कुंडली उठा लेते हैं कि मान लीजिए 11वें हाउस के लॉर्ड हैं, कोई भी प्लेनेट है, अगर वो 6ठे 8वें 12वें में जाके नीच के हो गए तो अब ये ज्यादा खर्चा करवाएंगे या ज्यादा नुकसान करेंगे, या अस्त हो गए या अपनी शत्रु राशि में चले गए तो ये ज्यादा समस्या क्रिएट करेंगे नीच और अस्त दोनों है गुरु। एज कंपेयर टू अगर वो दूसरे 11वें हाउस के लॉर्ड 6ठे 8वें 12वें में जा करके मान लीजिए उच्च के हो जा रहे हैं तो समस्या तो करेंगे, इतनी समस्या नहीं क्रिएट करेंगे। या अपने मूल त्रिकोण राशि में जा रहे हैं या अपनी मित्र राशि में जा रहे हैं तो इतनी समस्या पैदा नहीं करेंगे, इतनी समस्या पैदा नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरा इसमें एक चीज और देखनी है कि अगर 6ठे 8वें दूसरे और 11वें हाउस के लॉर्ड अगर एक मैलेफिक प्लेनेट है तो ये ज्यादा कष्ट देते हैं, और अगर ये बेनिफिक प्लेनेट है, बेनिफिक मतलब आपके चंद्रमा हो गए, बुध हो गए, शुक्र हो गए, गुरु हो गए, और ये मंगल हो गए, शनि हो गए, सूर्य हो गए, तो ये क्या करेंगे, ये ज्यादा समस्या देते हैं। तो अब ये जो कितना उसको कष्ट मिलेगा ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से फिर उसको ज्यादा उपाय करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए बेनिफिक प्लेनेट भी है और अपनी उच्च मूल त्रिकोण या मित्र राशि में भी बैठा है 6ठे 8वें 12वें में, तो ये छोटे मोटे उपाय से ही मान जाएंगे। ये उपाय करिए लेकिन ये उसका उपाय आसानी से उसको फायदा दे देगा। और अगर ये सब प्लेनेट है नीचे हो गए, शत्रु राशि में आ गए, मैलेफिक हो गए, ये सब थोड़ा सा कष्ट तो देंगे, ये ज्यादा कष्ट देंगे। अब मान लीजिए शनि है, शनि मान लीजिए 12वें हाउस में जाके किसी के नीच के हो तो ज्यादा कष्ट पैदा करेंगे ना। और एक की कुंडली मान लीजिए शनि है, शनि 12वें हाउस में जाकर के उच्च के हो गए तो क्या हो, तो अब कष्ट देंगे लेकिन कब देंगे, इस प्रकार की बात। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? तो ये उपाय से भी ये काम आपका हो सकता है, लेकिन ये उपाय कितना कारगर है ये डिपेंड करेगा इस बात पर। अब मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आए, आप उसकी कुंडली देख रहे हैं और आपको दरिद्र योग नजर आ रहा है और आपने देखा एक मैलेफिक प्लेनेट है वो 6ठे 8वें 12वें में नीच के होके चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं ये उपाय करिए आपको 100% फायदा हो जाएगा। वो तो पहले ही उसको दिक्कत होगी और आप जो है कह रहे हैं आप 100% फायदा हो जाएगा, तो भाई गारंटी ना ले लीजिए, नहीं होगा 100% फायदा, 100% फायदा नहीं होगा। हाँ, अब यही दूसरी कंडीशन है, कोई एक सॉफ्ट प्लेनेट है 6ठे 8वें 12वें में, या तो उच्च के हो गए, नीच के मूल त्रिकोण में हो गए, स्वराशि में हो गए, तो वहां पर उपाय करेगा तो उसको फायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आपको गारंटी लेने की जरूरत नहीं है, गारंटी लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई आप उसको क्लियर बता दीजिए भाई देखिए उपाय करेंगे तो 19-20 का फर्क तो मिलेगा, लेकिन कितना सही हो पाएगा ये तो प्लेनेट से आपको खुद ही डिसाइड होगा। ठीक है, समझ में आई बात नहीं है? जी गुरु जी। इस प्रकार की चीजें होती है। तो हम ये जो होता है इसको बोलते हैं हाउस को बैलेंस करना। क्या बोलते हैं? हाउस को बैलेंस करना। तो आप हाउस बैलेंस करके भी क्या कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं या करवा सकते हैं, या अपने कस्टमर को जो भी आपके पास आएंगे उनको फायदा पहुंचा सकते हैं।
जी गुरु जी, बिल्कुल। ठीक है। गुरुजी दरिद्रों, छठवें आठवें बारह हाँ? गुरुजी छठवें आठवें बारहवें में जैसे एकादशेश और द्वादशेश के स्वामी आ जाए दूसरी राशि तो तो बताया तो, अभी तो सारी बात तो, सारी कंडीशन तो हो गई ना। ये कंडीशन बताई कि नहीं बताएगी? अगर अपने भाव में अपने स्वामी आ जाए तो क्या होगा बताइए? अभी तो बताया ना भाई, सब राशि के उच्च राशि के बताए, तो अभी मित्र राशि के बताए। सारी बात तो बताइए। अब अपना भी दिमाग लगाइए उसमें। जी गुरुजी। और फिर बस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कंपेरेटिवली कम रहेगा। बता दो दिया 3-4 बार उसी बात को बताया। गुरु जी बिल्कुल। गुरु जी ये भी हो सकता है ना गुरु जी कि अगर 8वें में आ जाए तो ज्योतिष सीखना शुरू कर दे, या हाँ, ससुराल वही ससुराल बहुत वालों सारी से। चीजें हैं भाई, हर आदमी ज्योतिष थोड़ी ना सीख सकता। हाँ, ये गुरु जी ने एक बार बताया था, छठे में आ जाए तो जैसे भाई अपना सुबह मॉर्निंग वॉक शुरू कर दे ऐसे। हाँ, ये भी कर सकता है, दिनचर्या फॉलो करे, मॉर्निंग वॉक करे, अनुशासन में रहे। अनुशासन में रहे, ये सब या तो साइंटिस्ट भी बन जाए। ये सब हाउस को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो हाउस बैलेंस तो करे पहले। लेकिन ऐसा व्यक्ति करेगा कहाँ? झगड़ा भी करने पर। ठीक है, अब आइए, अरे वो जो जो चीज बताइए उसी हिसाब से आप उसको देख लीजिए। अब यही जो मैंने उपाय बताए, उपाय बोल रहे हैं, यही जो मैंने योग बताया, क्या दरिद्र योग से पहले जो योग बताया मैंने, कि अगर दसम भाव में छठे 8वें 12वें के भाव का स्वामी आ जाए, या छठे 8वें 12वें भाव का स्वामी उसको दृष्ट कर ले, या खुद दशमेश ही छठे 8वें 12वें में चला जाए, या दशमेश छठे 8वें 12वें के स्वामी के साथ कंजंक्शन कर ले या दृष्टि दे दे। अगर यही सेम चीज दशमांश कुंडली में भी आपको दिख रही है, दशमांश कुंडली में भी वही देखने का तरीका है क्या, कि मान लीजिए किसी की दशमांश कुंडली मिथुन लग्न की है, दशमांश कुंडली की बात हो रही है, D10, तो अब इसको भी आप जन्म कुंडली की तरह ही देखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जन्म कुंडली का जो ग्रह है, जैसे जन्म कुंडली में दसम भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा छठे 8वें 12वें में आ जाए जन्म कुंडली में। इसी प्रकार से दशमांश कुंडली में दसम भाव का लॉर्ड कौन है? बृहस्पति। वो अगर छठे 8वें 12वें में आ जाए, तो ऐसे ही आप दशमांश कुंडली में भी योग देखिए। अगर वहां पर भी इस प्रकार के आपको योग दिख रहे हैं, तो व्यक्ति ज्यादा डाउनफॉल करेगा D1 के तुलना में। अगर देखिए D1 में कर रहा है और D10 में नहीं कर रहा है, जो मैंने योग बताए, तो डाउनफॉल तो आएगा। अगर D1 में नहीं कर रहा है, D10 में कराएगा, तो डाउनफॉल ज्यादा आएगा। और अगर दोनों जगह कर रहे हैं, D1 D10 दोनों जगह, तो डाउनफॉल ज्यादा, बहुत ज्यादा होगा। देखिए D10 हमेशा D1 से पावरफुल D10 है, D1 से पावरफुल D10 है। क्लियर हो गई बात? और अगर दोनों ही खराब हो जाए, तो फिर सोचना ही क्या है? फिर तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। ये क्लियर हो गई बात? नहीं क्लियर हो गई? तो औन्नति के योग इस प्रकार से आप देखेंगे। गुरुजी दशमांश कुंडली के लग्नेश भी अगर छठे 8वें और 12वें में जाए तो भी समस्या होगी। हमने बताया कि किसी भी वर्ग कुंडली का जो लग्नेश होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस वर्ग के कारकत्व को लेकर। अब दशमांश कुंडली प्रोफेशन की तो है ही है, जॉब व्यापार की है ही है। अगर उसका लग्नेश ही चला गया है तो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, अपने आप में ही क्या है? बड़ी समस्या। क्लियर हो गई बात? नहीं होगी जी। इस प्रकार से ठीक है। तो औन्नति के योग, यही औन्नति के योग हैं। औन्नति के योग आप लोगों को समझ में आ गए कैसे हमें औन्नति के योग देखने हैं। अब आते हैं
अब ये देखना हमको। गुरु जी एक और सवाल पूछना था गुरु जी। सवाल ऐसा है कि दशमांश कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी अगर लग्न कुंडली के दशम भाव से या भाव के दशम भाव के स्वामी से अगर योग करते हैं तो समस्या हो सकती है फिर? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। दशमांश कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव के लॉर्ड अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव से संबंध बनाएंगे तो समस्या बिल्कुल क्रिएट करेंगे जी। इसको भी लिख एकदम करेंगे, सही कर बात है। ठीक है। ऐसे दशमेश, जो जन्म कुंडली का जो दशमेश है जी, इस कुंडली में जो आपके सामने बनी है एग्जाम्पल कुंडली, उसमें चंद्रमा हो गया। अब दशमांश कुंडली में ये चंद्रमा अगर छठे, आठवें, 12वें में चला गया तो भी गड़बड़ करेगा। या जी, जन्म कुंडली का जो 10वें भाव का जो लॉर्ड है चंद्रमा, यहाँ पर एग्जाम्पल कुंडली में, और वो आके मान लीजिए मकर राशि में बैठ गए D10 में, और मकर राशि के स्वामी शनि हो गए, और शनि अगर जन्म कुंडली में और दशम D10 में खराब है तो भी समस्या है। जी गुरु जी। ठीक है, समझ में आ गया? इस प्रकार से भी देखा जाता है। इसको दशमेश का दशमांश पति कहते हैं। जैसे दशमेश कौन है जन्म कुंडली का? चंद्रमा। दशमांश पति कौन होगा? जहां पे ये चंद्रमा D10 चार्ट में जहां पर जिस राशि में बैठेंगे उस राशि का लॉर्ड, उस राशि का लॉर्ड D1 कुंडली में अगर खराब है या D10 कुंडली में खराब है तो समस्या क्रिएट करेगा, और उसको दशमांश पति कहते हैं। ठीक है, क्लियर? जी गुरु जी। जी। अगर औन्नति के योग हैं, जो मैंने योग बताया, अगर औन्नति के योग हैं तो कौन कौन सी दशा में उसको ये डाउनफॉल ज्यादा देखने को मिलेगा? तो दशा होगी जन्म कुंडली या दशमांश के दशमेश की दशा। देखिए, जन्म कुंडली या दशमांश के दशमेश की दशा व्यक्ति को उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। कब गिराएगी, कब उठाएगी? जब जन्म कुंडली का दशमेश जन्म कुंडली में ही खराब हो जाए, छठे, आठवें, 12वें में चला जाए, या दशमांश कुंडली में कहीं वो खराब हो जाए तो उसको क्या करेगी? उसको गिरा सकती है। और यही जन्म कुंडली का दशमेश अगर जन्म कुंडली में अच्छे होके बैठे हैं और D10 में भी अच्छे होके बैठे हैं तो वह दशा उसको उठा सकती है। देख रहे हैं? समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो एक ही ग्रह उठा भी सकते हैं और उसको डाउनफॉल भी करवा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि वह जन्म कुंडली में किस प्रकार से बैठे हुए हैं। गुरु जी दशा के जो बारे में बताया वो हमको फिर से बता दीजिए कि जन्म कुंडली की या दशमांश कुंडली के दशम भाव के स्वामी की दशा। जी, अगर वो खराब है तो, जी, अगर वो खराब है तो अच्छी है तब तो उठा देगी। अब ऑटोमेटिक, जब अभी तो दुर्योग जो बताए हैं उसमें तो दशमेश का हमने छठे, आठवें, 12वें के साथ ही तो कनेक्शन बताया है, तो ऑब्वियस है कि वो खराब ही तो है। जी गुरु जी। तो वो प्रॉब्लम तो करेगा ही करेगा। ऐसे ही दशमांश कुंडली का लग्नेश अगर दशमांश कुंडली में खराब हो जाए, छठे, आठवें, 12वें में आ जाए, या नीच का हो जाए, या शत्रु क्षेत्र में हो जाए, दशमांश कुंडली में ही देखना है ये बात। और वो जन्म कुंडली में भी कहीं से खराब हो जाए तो वो दशा भी उसको डाउनफॉल करवा सकती है। ठीक है, ऐसे ही जन्म कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठे ग्रह
जन्म कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठे ग्रह अगर वह दशम भाव से संबंध कर रहे हो, युति से या दृष्टि से, तो भी जो है व्यक्ति डाउनफॉल में आ जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से जन्म कुंडली या दशमांश के छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी, स्पेशली दशमांश कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी समस्या क्रिएट करते हैं। जन्म कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी भी समस्या क्रिएट करेंगे, लेकिन वो तब क्रिएट करेंगे जब उसका संबंध 10वें भाव से या 10वें भाव के स्वामी से हुआ हो। लेकिन दशमांश कुंडली तो प्रोफेशन के लिए ही देखी जाती है ना, तो वहां तो छठे, आठवें, 12वें के स्वामी प्रोफेशन में ही समस्या पैदा करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब जैसे गुरुजी, अब एक कुंडली बनाइए, जन्म कुंडली कन्या लग्न की, बना लिया? जी गुरुजी। दूसरे हाउस में तुला राशि के केतु हैं, चौथे भाव में शनि है वक्री, सप्तम भाव में शुक्र है, आठवें भाव में राहु हो जाएंगे, नवें भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति हैं, 11वें भाव में मंगल है, और 10वें भाव में चंद्रमा है। गुरुजी नवम में कौन कौन है? अब आइए दशमांश कुंडली भी बना लीजिए, दशमांश कुंडली बना लीजिए। दशमांश कुंडली वृश्चिक लग्न की बनाइए। लग्न में चंद्रमा लिख दीजिए, ये दशमांश कुंडली है। ये लग्न में चंद्रमा लिख दीजिए। तीसरे भाव में राहु, बृहस्पति और सूर्य लिख दीजिए। ग्यारहवें भाव में, नहीं सॉरी, क्या क्या बोला था? दशमांश कुंडली में क्या लिख दिया आपने? राहु, बृहस्पति लिख दिया ना जी। चौथे भाव में वक्री शनि लिख दीजिए। सातवें भाव में मंगल लिख दीजिए। नवें भाव में केतु लिखिए। 10वें भाव में शुक्र लिखिए। ग्यारहवें भाव में बुध लिख दी। और पहले जन्म कुंडली में जो मैंने योग लिखा है वो देखिए, दसम भाव में कोई ग्रह बैठे ही नहीं है। ठीक जी। अब देखिए दसम भाव को दृष्ट करने वाले ग्रह कौन है? शनि, वक्री शनि, वो भी बहुत पावरफुल हो जाते हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। तो छठे भाव के स्वामी शनि 10वें भाव को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जी। और किसकी दृष्टि 10वें भाव पे जा रही है? नहीं जा रही है। ठीक, तो एक तो ये पॉइंट मिल गया कि 10वें भाव का स्वामी शनि, सॉरी छठे भाव के स्वामी शनि 10वें भाव को देख रहे हैं। अब आइए दूसरा, दशमेश महादेश के साथ गुरुजी 10वें बैठे हुए हैं। सुनते जाइए, बीच में बोले नहीं।
दशमेश बुध है 9वें भाव में, लेकिन 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए। जी वही हम भी कह रहे हैं जी, 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए, तो ये भी खराब हो गया। लेकिन अच्छे घर में बैठे हुए हैं, लेकिन खराब तो हो ही गए। लेकिन यहां पर शुक्र नहीं है ना, कोई बात, शुक्र नहीं है, ठीक है, शनि का कोई गुना नहीं। तो यहाँ पर ये चीज आ गई, तो ये चीज तो गड़बड़ हो गई, डाउनफॉल कराएगी। अब जरा दशमांश कुंडली देखिए। दशमांश कुंडली के लग्नेश मंगल चलिए सप्तम में और अपने घर को देख रहे हैं, तो चलिए ठीक है। यहाँ पर 10वें भाव में शुक्र ग्रह बैठे हैं। शुक्र ग्रह 12वें घर के स्वामी है, ठीक। दशमेश सूर्य राहु के साथ बैठे हैं। दशमेश सूर्य राहु के साथ बैठे हुए, वो अपने आप में ही खराब है। दशमेश सूर्य पे राहु का आ गया। उस दशमेश सूर्य अपनी शत्रु राशि में नीच के बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं, जबकि बृहस्पति यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी जरूर है। जी जी गुरु, अच्छा तो करेंगे, लेकिन नीच के हो गए तो कितना अच्छा करेंगे। यानी इस कुंडली में कुछ राजयोग भी है, लेकिन कुछ दुर्योग भी है। जी गुरु जी, ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है। अब यहां पर दशमांश कुंडली में जो मंगल है वो लग्नेश के साथ साथ षष्ठेश भी है, तो दशमांश कुंडली में वो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब देखिए इनके ऊपर जो दशा आई वो बृहस्पति में बुध की अंतरदशा, बृहस्पति में बुध की अंतरदशा। बृहस्पति में बुध की अंतरदशा में क्या हुआ कि इनको भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री ये रहे थे, लेकिन वोल्कर कमेटी ने इनको 27 अक्टूबर 2005 में कसूरवार ठहराकर इन्हें पद से हटा दिया। इन्हें पद को छोड़ना पड़ा। बृहस्पति में बुध की अंतरदशा। अब जरा देखिए जन्म कुंडली में पहले बृहस्पति देखिए कहां पर है, 9वें भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति 7वें भाव और 4थे भाव के लॉर्ड हैं। तो बृहस्पति ने क्यों प्रभावित किया? बृहस्पति इसलिए प्रभावित किए क्योंकि बृहस्पति दशमेश बुध के साथ जन्म कुंडली में बैठे हैं। दशमेश बुध के साथ जन्म कुंडली में बैठे हैं। क्लियर हो गई बात? तो जो चलने वाली दशा थी, वह दशमेश के साथ संबंध बना रही थी, और वह दशा खुद ही 12वें भाव के स्वामी के साथ जुड़ी हुई थी। 12वां भाव का स्वामी का क्या लेना देना, पद त्याग छोड़ना, ये सब तो 12वें भाव का ही स्वामी करवाएगा ना। जी गुरु जी। सूर्य की जो दशा आई, मतलब सूर्य की दशा नहीं, सॉरी, बृहस्पति का सूर्य के साथ कंजंक्शन, और उस बृहस्पति का सूर्य के साथ कंजंक्शन बुध के साथ भी हो गया। बुध जो है क्या हो गए, बुध 10वें भाव के स्वामी है जी। और बृहस्पति से 12वें भाव में राहु भी बैठे हैं, देख लीजिए। 8वें भाव में राहु है ना, बृहस्पति से 12वें भाव में राहु। जी जी गुरु जी। और जो बृहस्पति जहां के स्वामी है वहां पर षष्ठेश शनि चले गए 4थे भाव में, देखिए। जी गुरु जी। D10 चार्ट में दशमांश कुंडली में ये बृहस्पति नीच के हो गए, दिखा, ये बृहस्पति नीच के हो गए। जी गुरु जी। और दशमांश कुंडली में भी
ये बृहस्पति दशमेश सूर्य के साथ संबंध बना रहे हैं, तो बृहस्पति की दशा इनके लिए खराब करेगी, इनके लिए खराब करेगी जी। अब जरा बुध की अंतरदशा देखिए, तो बुध तो खुद ही दशमेश थे, हमने लिखवाया ना कि अगर बुध किसी तरह से दशमेश खराब हो जाए तो वही दशमेश की दशा उठाती भी है, वही गिराती भी है। तो देखिए बुध दशमेश थे, लेकिन उनको क्या कर दी, बृहस्पति में बुध का जो अंतर था उसमें इनको डाउनफॉल हो गया, डाउनफॉल हो गया। समझ में आगे बात नहीं आएगी। बुध के साथ भी वही संबंध सारा बना हुआ है, सारा संबंध बना हुआ है। यस, इस प्रकार से यहाँ पर इनको नुकसान उठाना। किसका भाई माइक मंगल एंड्रॉइड। आगे देखिए दूसरी कुंडली लीजिए। गुरु जी ये नक्षत्र परिवर्तन इसमें अगर देखें अगर तो कहीं और ज्यादा हमको लगता है स्ट्रांग दिख रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, नक्षत्र भी देखेंगे तो और भी चीजें आ जाएंगी। एकदम सही, एकदम सही बात। एक दूसरी कुंडली बनाइए मकर लग्न, दूसरा एग्जाम। मकर लग्न कुंडली बना ली, इसमें दूसरे भाव में बुध और शुक्र डाल दी। हाँ जी बना लिया आपने, दूसरे भाव में शुक्र और बुध हो गए। जी जी। और लग्न में सूर्य कर दीजिए, लग्न में सूर्य कर दिया। छठे भाव में लिख दीजिए शनि मंगल राहु चंद्रमा। और 10वें भाव में बृहस्पति कर दीजिए। और 12वें भाव में केतु कर दीजिए। ऐसे D10 में आइए। D10 में कौन से लग्न गुरु जी? D10 में मेष लग्न की कुंडली है। तीसरे भाव में सूर्य है, चौथे भाव में राहु है, पांचवें भाव में चंद्रमा है, आठवें भाव में बृहस्पति है, दसवें भाव में मंगल है और केतु है। ग्यारहवें भाव में शुक्र बुध और शनि है। ठीक, अब देखिए जन्म कुंडली देखिए। जन्म कुंडली में जो बृहस्पति है 10वें भाव में, तो बृहस्पति कहां से आ रहे हैं? 12वें भाव से। 12वें भाव से खुद ही खराब हो गया, अपनी शत्रु राशि में आ रहे हैं। जी गुरु जी। अब देखिए, और किसी की दृष्टि तो जा नहीं रही अभी। और गुरु जी राहु की अगर दृष्टि ली जाए तो राहु की दृष्टि ली जाए तो राहु की दृष्टि 5वीं दृष्टि जो जा रही है 10वें भाव। अब देखिए यहाँ पर दशमेश जो शुक्र है वो सस्टेश के साथ है, वो सस्टेश के साथ है। बुध दूसरे घर में। जी ठीक है, दूसरे घर में है। इस प्रकार से यहाँ पे ये चीजें खराब हो गई। अब जरा D10 में आइए। D10 में क्या हुआ? 10वें भाव में मंगल आए, चूंकि लग्नेश है।
लेकिन अष्टमेश भी है जी। दशमेश शनि कहाँ पर है? 11वें घर में है, 11वें घर में है, जो कि षष्ठेश बुध के साथ है, षष्ठेश बुध के साथ है जी ठीक है। जी और यहाँ पर भी दशम भाव में राहु केतु की अक्ष में फंसा हुआ है, राहु केतु की एक्सिस में फंसे हुए हैं ठीक है। तो यहाँ पे भी चीजें खराब दिख रही हैं। और सबसे बड़ी बात है जन्म कुंडली में जो अष्टमेश है वो लग्न में ही चले गए। अष्टमेश कहाँ चले गए? लग्न में ही चले गए जी। और लग्नेश छठे में, और लग्नेश छठे में चले गए, वो भी राहु के साथ जी। ये तो बड़ा खराब हो गया यहाँ तो ठीक है। मैं कहता गुरु जी सब तरीके से हालत खराब होगा। हाँ दशा कौन सी चल रही थी गुरु जी की? यहाँ पर जो दशमांश कुंडली में जो मंगल है ना वो वक्री है। तो उच्च के ग्रह क्या करते हैं? अहंकारी बनाते हैं मंगल जैसे ग्रह, और वक्री मतलब उल्टी दिशा दे देते हैं। वैसे तो लग्न में मंगल, दशम भाव में मंगल अच्छा होता है, लेकिन वो वक्री हो गया तो पलट देता है सारी बातें। ये भी एक चीज खराब यहाँ पे नजर आ रही है, ये भी यहाँ पे चीज खराब नजर आ रही है। और जन्म कुंडली में देखिए जो द्वादश बृहस्पति है वो दशमेश शुक्र को 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं, वो भी खराब है, वो भी खराब है। अब इनके ऊपर जब शनि की महादशा में केतु की अंतरदशा थी तो इनको सजा मिली थी। ये जज की कुंडली है, जज की कुंडली है लेकिन बहुत करप्टी दिख रहे हैं। जज की कुंडली है लेकिन देखिए इनको सजा मिली। कब सजा मिली? शनि में केतु में, शनि की महादशा में केतु के अंतरदशा। शनि में क्यों? मैंने आपको बताया कि लग्नेश दशमेश क्या कर सकते हैं? व्यक्ति को उठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा उनके साथ कैसे युति है। देखिए जन्म कुंडली में जो शनि है वह राहु के साथ बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं। और मेन बात है कि वो छठे भाव में बैठे हैं, तो त्रिक भाव में बैठे ग्रह भी नुकसान करते हैं। और लग्नेश तो व्यक्ति को खुद कष्ट आएगा। और लग्नेश छठे हैं तो लग्नेश छठे होने के कारण क्या कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे होंगे। वो भी पत्नी केस मत की हो गुरु जी, पत्नी भी केस की होगी, हो सकता है। वो बात की बात है। लग्नेश यहाँ पर ये हो गए। और इस लग्नेश शनि पर 12वें भाव के स्वामी कहाँ गए? शनि है ना, वो दर्शक 9वीं दृष्टि गुरु जी। हाँ देखिए ना, 12वें भाव के स्वामी जो बृहस्पति हैं उनकी 9वीं दृष्टि जा रही है ना शनि पर। तो शनि की महादशा में केतु की अंतरदशा। केतु क्यों? केतु 12वें घर में बैठे हैं, तो 12वें घर का मतलब जेल हो गया, इनको जेल हो गई होगी। समझ में आई बात? नहीं आई? जी जी गुरु। इसलिए ये देखिए लग्नेश की दशा आदमी को उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। तो अगर दुर्योग होंगे तो वह किसी तरीके से अगर 10वें भाव से कनेक्ट होगा तो समस्या वहां पे दे सकते हैं, समस्या वहां पे दे सकते हैं। बाकी नक्षत्र को और देखना पड़ेगा, नक्षत्र को और देखना पड़ेगा।